हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 6 को स्टडी करने जा रहे हैं और मेटलर्जी का ये लास्ट स्टेप है, 4th स्टेप। मैं याद दिला दूं आप लोगों को, मेटलर्जी का फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने स्टडी करा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ दी ओर। सेकेंड स्टेप में हम लोग स्टडी करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी ओर। कई मेथड से हम लोगों ने ओर से इंप्योरिटीज को क्या करा था, अलग करा था। थर्ड स्टेप आया एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड मेटल फ्रॉम दी ओर। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों क्या करा, ओर से मेटल को अलग कर दिया। हम लोग ओर से मेटल को क्या कर चुके हैं, अलग कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल को निकाल चुके हैं और अब जो मेटल हमें मिला, अब 4th स्टेप में बच्चों अब इस मेटल का होगा प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। मेटल तो मिल गया, लेकिन बच्चों अभी भी कई प्रकार के इंप्यूरिटीज मेटल में मौजूद है। जब तक हम लोग इस इंप्यूरिटीज को मेटल से रिमूव नहीं करेंगे तब तक हमारा मेटल प्योर नहीं हो पाएगा। तो लास्ट स्टेप है मेटलर्जी का बच्चों। अब हम लोग जो मेटल हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर से प्राप्त हुई, अब इस मेटल में मौजूद जो कुछ इंप्यूरिटीज बचा हुआ है उस इंप्यूरिटीज को हम लोग रिमूव करेंगे, देन प्योर मेटल हम लोगों को प्राप्त होगी। तो आइए मेटलर्जी का 4th स्टेप हम लोग देखते हैं बच्चों, प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। जो मेटल हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मिला, अब इस मेटल का करेंगे रिफाइनिंग, यानी अब इस मेटल में जो इंप्यूरिटीज रह चुकी है या अब अभी जो मेटल में अशुद्धियां मौजूद है, अब हम लोग इस अशुद्धियों को क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग मेथड से रिमूव करेंगे। तो अंत में हम लोगों को प्योर मेटल की प्राप्ति होगी। द मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द अबव मेथड्स। ऊपर के स्टेप्स से जो मेटल हम लोगों ने प्राप्त करी, ऑब्टेन करा, स्टिल कंटेन सम इंप्यूरिटीज, उसमें अभी भी अशुद्धियां मौजूद है। लाइक अदर मेटल्स ओरिजिनली प्रेजेंट इन दी ओर। हो सकता है कि कोई दूसरा मेटल इंप्यूरिटीज के रूप में उसमें मौजूद हो, जैसे कॉपर पायराइड CuFeS2, ये कॉपर का ओर है। तो बच्चों तो अदर मेटल के रूप में हो सकता है कि जैसे कॉपर में आयरन मिक्स्ड हो, आयरन मेटल मिक्स्ड हो। तो अगर हम कॉपर में आयरन मिक्स्ड होगा बच्चों, तो यहां आयरन क्या काम करेगा, इंप्यूरिटीज का काम करेगा कॉपर के लिए। तो इंप्यूरिटीज के रूप में अदर मेटल भी रह सकता है। अदर मेटल ओरिजिनली प्रेजेंट इन दी ओर में हो सकता है अदर मेटल भी अशुद्धि के रूप में प्रेजेंट हो। तो अदर मेटल अगर इंप्यूरिटीज के रूप में प्रेजेंट होगा तो हमें उसे रिमूव करना होगा, तभी हमारा मेटल प्योर होगा। अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड या सल्फाइड्स ऑफ मेटल्स। हो सकता है कि इंप्यूरिटीज के रूप में मेटल का ऑक्साइड अभी भी मौजूद हो, मेटल ऑक्साइड जिसको हम रिड्यूस नहीं कर पाए अबव मेथड से। तो जिस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं हो पाया तो वो अभी भी बच्चों मेटल में इंप्यूरिटीज के रूप में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो अब हमें उन इंप्यूरिटीज को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो सल्फाइड का भी ऑक्साइड हो सकता है, मेटल का सल्फाइड भी इंप्यूरिटीज के रूप में हो सकता है, या मेटल का ऑक्साइड भी इंप्यूरिटीज के रूप में रह सकता है। रेसिडुअल स्लैग याद करो, ओर्स में मौजूद
इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हमने बाहर से एक सब्सटेंस डाला था जिसका नाम फ्लक्स था। वो फ्लक्स क्या किया, इम्प्यूरिटीज यानी गैंग से रिएक्ट करके स्लैग बना लिया। तो स्लैग के रूप में इम्प्यूरिटीज को हम लोग रिमूव कर दिए। लेकिन हो सकता है कि मेटल में अभी भी स्लैग बचा हुआ हो। स्लैग तो हमने रिमूव कर दिया था, इम्प्यूरिटीज को स्लैग के रूप में रिमूव कर दिया था, लेकिन हो सकता है अभी भी स्लैग का कुछ अंश मेटल में मौजूद हो। तो हमें स्लैग अगर इम्प्यूरिटीज के रूप में मेटल में होगा तो अब हमें उसको भी मेटल से रिमूव करना पड़ेगा। नॉन मेटल्स हो सकती है इम्प्यूरिटीज के रूप में मेटल में, नॉन मेटल्स के रूप में लाइक कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस एक्सेट्रा। ये सब भी अशुद्धियां बच्चों नॉन मेटल्स के रूप में रह सकती है। इन इम्प्यूरिटीज को रिमूव करेंगे तभी हमारा मेटल क्या होगा बच्चों, प्योर होगा। ये इस तरह की इम्प्यूरिटीज अभी भी मेटल में रह सकती है। इन्हीं इम्प्यूरिटीज को हम लोग रिमूव करेंगे मेटल से, क्रूड मेटल से, तब हमारा मेटल प्योर होगा। तो मेटल से जब हम इम्प्यूरिटीज को रिमूव करेंगे तो वही कहलाएगा बच्चों रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द क्रूड मेटल इज टर्म्ड एज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का डेफिनेशन क्या होगा? तो रिफाइनिंग का डेफिनेशन होगा बच्चों कि क्रूड मेटल से इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने की जो विधि होती है, प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग कहेंगे बच्चों रिफाइनिंग। इससे पहले हमने ओर से भी इम्प्यूरिटीज को रिमूव किया है। तो ओर से इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी ओर कहलाता है, और मेटल से इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना रिफाइनिंग कहलाता है। क्लियर हो गया? रिफाइनिंग और कॉन्सेंट्रेशन में अंतर है। ओर से इम्प्यूरिटीज हटना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी ओर, और मेटल से इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना वह कहलाएगा बच्चों रिफाइनिंग। ध्यान रखना है। द मेथड्स यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ द मेटल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्यूरिटीज। अब हम किस मेथड का यूज करें मेटल से इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए, ये डिपेंड करता है बच्चों इम्प्यूरिटीज के नेचर पर। कैसा इम्प्यूरिटीज मेटल में मिक्स्ड है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड को यूज करें। यानी इम्प्यूरिटीज के नेचर पर हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा मेथड यूज करने से वह इम्प्यूरिटीज मेटल से रिमूव हो सकता है। आइए पहला मेथड जानते हैं बच्चों रिफाइनिंग का, लिक्वेशन। फर्स्ट क्या है बच्चों? लिक्वेशन। यानी लिक्वेशन मेथड से अभी हम लोग मेटल से इम्प्यूरिटीज को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो लिक्वेशन आइए जानते हैं क्या होता है। देखो, अगर हम बच्चों इस तस्वीर को समझें तो तस्वीर से ही आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या है, तस्वीर पर जरा गौर करो। यह एक बच्चों भट्टी है, भट्टी, फर्नेस, ठीक, जिसमें यहां देखो फ्यूल है, ईंधन है, और ये फ्यूल जलेगा, बर्न करेगा, यहां क्या होगा? फ्लेम जलेगा, आग उत्पन्न होगा। और ये बच्चों ये देखो ऐसा ऐसा ही स्लोपिंग हर्थ बोलते हैं इसको, क्योंकि ये स्लोपिंग है, देख सकते हो यहां पर। ये जो बच्चों है ये मेरा क्या है? स्लोपिंग हर्थ। ये मेरा क्या बच्चों? स्लोपिंग हर्थ, ठीक। और यहां से हम स्लोपिंग हर्थ पर क्या डाल रहे हैं? इम्प्योर मेटल डाल रहे हैं, जिसमें इम्प्यूरिटीज है। उस मेटल को हम स्लोपिंग हर्थ पर क्या करें बच्चों? डालें। अब फ्यूल जलेगा तो इसको एनर्जी मिलेगी, हॉट गैसेस एंड फ्लेम्स। यहां पर देखो गर्म वायु का झोंका, यहां पर आग जल रहा है। तो जो इम्प्योर मेटल हमने स्लोपिंग हर्थ पर डाला, धीरे धीरे वह क्या करेगा बच्चों? मेल्ट करने लगेगा, यानी पिघलने लगेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। और इसमें खास बात होनी चाहिए कि लिक्वेशन मेथड का यूज हम लोग उस मेटल के लिए करेंगे
जिसमें मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो हो और कंपैरेटिवली उसमें मौजूद इंप्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, यानी मेटल कम ताप पर पिघल जाए और इंप्यूरिटीज काफी ज्यादा ताप मिलेगा तभी पिघलेगा। तो लिक्वेशन मेथड का यूज उस मेटल के रिफाइनिंग में होगा जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट उसमें मौजूद इंप्यूरिटीज से क्या हो, कम हो। अर्थात अगर हम हीटिंग करें तो जितना मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है, अगर उससे हम कुछ अधिक ताप देंगे तो मेटल पूरी तरह से मेल्ट कर जाएगा। लेकिन उसमें जो इंप्यूरिटीज है, चूंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से काफी ज्यादा है बच्चों, तो वो इंप्यूरिटीज आपका मेल्ट नहीं कर पाएगा, यानी इंप्यूरिटीज सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। जब हम यहां पर टेम्परेचर देंगे फ्यूल की मदद से, कितनी, जितनी मेटल की मेल्टिंग पॉइंट है उससे कुछ ज्यादा, जैसे ही उतनी टेम्परेचर यहां मेटल को मिलेगी, मेटल क्या करने लगेगा बच्चों, मेटल मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और स्लोपिंग हर्थ है, जैसे ही मेटल मेल्ट करेगा वो फ्लो करने लगेगा, बहने लगेगा मेटल लिक्विड के फॉर्म में, और बहकर वह इस बीकर में आकर सारा पिघला हुआ मेटल यहां क्या होगा, इस बीकर में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। प्योर मेटल इस बीकर में देखो कलेक्ट हो गया। और चूंकि इंप्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था तो इस टेम्परेचर के द्वारा मेल्ट नहीं किया, तो वो सॉलिड फॉर्म में रह गया। तो जो इंप्यूरिटीज था बच्चों वो स्लोपिंग हर्थ पर ही रह जाएगा, क्योंकि इंप्यूरिटीज तो आपका मेल्ट नहीं किया। मेल्ट कौन किया, मेटल। क्यों, क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो था। तो हमने उतनी ही टेम्परेचर दी जिससे कि मेटल मेल्ट कर जाए, लेकिन उसमें मौजूद इंप्यूरिटीज मेल्ट ना करे, क्योंकि हमने टेम्परेचर कितनी दी, जितना मेटल का मेल्टिंग पॉइंट उससे कुछ ज्यादा। तो मेटल तो पिघल गया, लेकिन इंप्यूरिटीज का तो मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है मेटल से, तो उस टेम्परेचर पर इंप्यूरिटीज नहीं पिघल पाया। तो इंप्यूरिटीज सॉलिड फॉर्म में ही इसी स्लोपिंग हर्थ पर ही रह गया, और मेटल पिघल कर बहने लगा, इस स्लोपिंग हर्थ से गिरने लगा, और बहकर इस बीकर में आकर जमा हो गया आपका सारा प्योर मेटल, और इंप्यूरिटीज इसी स्लोपिंग हर्थ पर रह गया। देखो इंप्यूरिटीज यहीं पर रह गया और प्योर मेटल इस बीकर में आकर जमा हो गया, कलेक्ट हो गया। कितना अच्छा मेथड था। और इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं बच्चों 3SN और जिंक के रिफाइनिंग में। ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, तो लिक्वेशन मेथड का यूज किस मेटल के रिफाइनिंग में यूज होता है, किस मेटल को प्यूरिफाई करने में यूज होता है, तो आंसर होगा बच्चों 3 एंड जिंक, SN और जिंक। पूरी कहानी आप समझ गए, कितना अच्छा मेथड था। तो इंप्यूरिटीज वहीं रह गया और प्योर मेटल द्रव अवस्था में इस बीकर में आकर जमा हो गया। उसके बाद फिर हम लोग खुल करके उसको क्रिस्टलाइज कर लेंगे, सॉलिडिफाई कर लेंगे। वही लिखा हुआ बच्चों कि दिस प्रोसेस इज अप्लाइड, इस प्रोसेस का यूज टू द मेटल्स, वैसे मेटल्स के लिए होगा हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, सच है जैसे टिन और जिंक, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, लो होती है, ये कम ताप पर पिघल जाता है। एज कंपेयर टू दैट ऑफ ईच ऑफ द इंप्यूरिटीज एसोसिएटेड विद द मेटल, यानी मेटल्स में जो इंप्यूरिटीज मौजूद है उस इंप्यूरिटीज के कंपैरिजन में मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन द स्लोपिंग हर्थ, उसके बाद क्या होता है बच्चों, इम्प्योर मेटल को रखा जाता है कहां, स्लोपिंग हर्थ पे, स्लोपिंग हर्थ पे गिराया जाता है। मेंटेन एट द टेम्परेचर, और उतना ही टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है जितना कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है या उससे कुछ ज्यादा। ऑफ द
तो मेंटेन एट द टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। जितना मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है उससे कुछ ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है ताकि मेटल पूरी तरह से मेल्ट कर जाए। मेटल तो मेल्ट कर दिया लेकिन इम्प्यूरिटीज मेल्ट नहीं करेगा। द मेटल मेल्ट्स, मेटल क्या हुआ, पिघल गया, एंड फ्लो डाउन द स्लोपिंग हर्ट, और पिघल कर वह नीचे गिरने लगा, नीचे बहने लगा, और बहने के बाद इस बीकर में क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। फ्लो डाउन द स्लोपिंग हर्ट लिविंग बिहाइंड द सॉलिड इम्प्यूरिटीज, और जो सॉलिड इम्प्यूरिटीज है उससे वो वहां से निकल के इस यहां पे बीकर में क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। तो सॉलिड इम्प्यूरिटीज यहीं रह गया स्लोपिंग हर्ट पे, और प्योर मेटल बहकर इस बीकर में आके क्या हो गया बच्चों, जमा हो गया। कितना मस्त मेथड था। यही मेथड का नाम है बच्चों लिक्वेशन। क्लियर हो गया हर बात? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से आपके माइंड में आ चुका होगा। अब दूसरा मेथड देखते हैं बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है, इस मेथड के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग वैसे मेटल का रिफाइनिंग करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे बच्चों, जिसमें मेटल और उसमें मौजूद इम्प्यूरिटीज दो में से कोई एक वोलेटाइल होना चाहिए और कोई एक नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए। यानी दो में से किसी एक में उड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और किसी एक में उड़ने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मेटल वोलेटाइल होगा तो इम्प्यूरिटी नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और अगर मेटल नॉन वोलेटाइल है तो इम्प्यूरिटीज वोलेटाइल होना चाहिए। दो में से कोई एक वोलेटाइल होगा और कोई एक बच्चों क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। इससे क्या होगा, सपोज करो बच्चों कि मेटल है वोलेटाइल नेचर और उसमें मौजूद इम्प्यूरिटीज है नॉन वोलेटाइल नेचर। तो जैसे ही हम हीट देंगे बच्चों तो क्या होगा, मेटल इवोपरेट होने लगेगा। क्योंकि मेटल वोलेटाइल है, हीटिंग मिलेगा तो वह वेपोराइज होने लगेगा। तो जो प्योर मेटल है वह वेपर्स बनकर ऊपर आएगा और उस वेपर्स को हम लोग एक कंटेनर में क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो प्योर मेटल वेपर्स के रूप में आपको वहां कलेक्ट हो गया और जो नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज था वह वहीं रह जाएगा। तो नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज वहीं रह गया और प्योर मेटल वेपर्स बनकर क्या हुआ, ऊपर उठा और उसको हम क्या किए, कलेक्ट कर लिए। इस तरह से नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज और वोलेटाइल मेटल को एक दूसरे से क्या किए बच्चों, अलग कर लिए। तो यही होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। इसमें इस प्रोसेस का प्रयोग आप उसी मेटल के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें मेटल और नॉन वोलेटाइल, नॉन मेटल और इम्प्यूरिटीज में दो में से कोई एक वोलेटाइल हो और कोई एक नॉन वोलेटाइल हो। तो इस प्रोसेस का यूज होता है बच्चों, इस प्रोसेस का यूज होता है जिंक के लिए, कैडमियम के लिए और मरकरी के लिए। जिंक, कैडमियम और मरकरी आर प्यूरिफाइड बाय दिस प्रोसेस। देखो इसमें लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई those metals which themselves are volatile and the impurities in them are non-volatile। यानी इस प्रोसेस का यूज आप उस मेटल के प्यूरिफिकेशन में कर सकते हैं जिसमें मेटल वोलेटाइल हो और इम्प्यूरिटीज नॉन वोलेटाइल हो, एंड वाइस वर्सा, मीन्स इसका उल्टा, या ऐसा भी हो कि इम्प्यूरिटीज ही वोलेटाइल हो और मेटल नॉन वोलेटाइल हो। दो में से कोई एक वोलेटाइल होना चाहिए, कोई एक नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तभी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज प्यूरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर प्यूरिफाइड बाय दिस प्रोसेस। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग किस मेटल का रिफाइनिंग करते हैं, जिंक, कैडमियम और मर्करी, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मर्करी वोलेटाइल नेचर का होता है, जिसके कारण ये आराम से वेपर्स के फॉर्म में ऊपर उठेगा। तो प्योर मेटल हमें कलेक्ट हो जाएगा वेपर्स के फॉर्म में, और जो नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज है वो वहीं पर रह जाएगा। दो
प्रोसेसेस हमने पढ़ा मेटल का रिफाइनिंग के लिए। पहला लिक्वेशन जो यूज होता है बच्चों एसएन और जिंक में, टिन और जिंक में, और जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी मेथड थी। स्लोपिंग हर्थ के द्वारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है मेटल मेल्ट करने के बाद, और इम्प्योरिटीज वहीं पर सॉलिड स्टेट में स्लोपिंग हर्थ पे ही रह जाता है। और दूसरा पढ़िए बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, पूरी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे 2 प्रोसेसेस को। अब हम अगला प्रोसेस बताएंगे, थर्ड प्रोसेस। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बच्चों थर्ड प्रोसेस में आते हैं। मेटल रिफाइनिंग का पहला मेथड हमने बताया लिक्वेशन, सेकेंड हमने बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब हम लोग बच्चों थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर मेटल refining, for metal purification. This method is particularly used when metals are required in high degree of purity. अगर आपको मेटल बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में प्राप्त करना है तो आप जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। यानी मोस्ट ऑफ देम इसमें लगभग इंप्योरिटीज मेटल से निकल जाती है, बहुत ही कम इंप्योरिटीज रहती है। ऑलमोस्ट इंप्योरिटी इस प्रोसेस से क्या होता है बच्चों, रिमूव हो जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि किस प्रोसेस से हम लोग हाई प्यूरिटी मेटल को प्राप्त कर सकते हैं, तो आंसर होगा बच्चों जॉन रिफाइनिंग। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इससे हम लोग हाई डिग्री प्यूरिटी मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मेटल्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम, इन मेटल्स को हम लोग हाई प्यूरिटी में चाहते हैं। बहुत ही शुद्ध रूप चाहिए हमको इन मेटल्स का। तो इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं बच्चों सिलिकॉन के रिफाइनिंग में, जर्मेनियम के रिफाइनिंग में और गैलियम के रिफाइनिंग में, बिकॉज व्हिच आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर। हम लोग इन मेटल्स का यूज करते हैं बच्चों किसमें, सेमीकंडक्टर में। इसलिए इस मेटल की हाई प्यूरिटी हमें चाहिए, बहुत ही शुद्ध रूप इस मेटल का हमें चाहिए। तो इस मेटल को शुद्धतम रूप में प्राप्त करने के लिए हमें प्रोसेस यूज करना होगा जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस। तो इन मेटल्स को रिफाइनिंग किया जाता है बच्चों, रिफाइनिंग इज कैरिड आउट बाय जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग से इन मेटल का हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। जॉन रिफाइनिंग इज बेस्ड on the principle that the impurities have higher solubility in the molten metal as compared to that in the solid metal। यानी जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस से जब हम लोग मेटल का रिफाइनिंग करते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है, जो मेटल में इंप्योरिटीज है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है मोल्टेन स्टेट में, ज्यादा घुलनशील होता है किसमें बच्चों, मोल्टेन स्टेट में। अर्थात जब मेटल को हम क्या करें, मेल्ट कर दें, पिघला दें, तो जब मेटल मेल्ट कर जाएगा तो इंप्योरिटी बहुत ज्यादा उसमें सॉल्युबल हो जाएगा और शुद्धि में घुलने की चेष्टा ज्यादा हो जाएगी इन लिक्विड स्टेट ऑफ मेटल। तो अगर हम सॉलिड मेटल को क्या करें बच्चों, मेल्ट कर दे, तो जो उसमें इंप्योरिटीज है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, घुल जाएगा। और अगर मेटल सॉलिड फॉर्म में होगा तो इंप्योरिटीज
उसमें बहुत कम सॉल्युबल होता है। ये पॉइंट याद रखना प्रोसेस के दौरान कि इम्प्योरिटीज हैव हायर सॉल्युबिलिटी इन द मॉल्टेन मेटल्स। मॉल्टेन मेटल का समझ जाओ, मॉल्टेन मीन्स पिघली हुई। जब मेटल को हम हीट करके क्या करेंगे बच्चों, पिघला देंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा मेटल, तब इम्प्योरिटीज का सॉल्युबिलिटी मॉल्टेन फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। किसके कंपेरिजन में, एज कंपेयर टू दैट इन द सॉलिड मेटल। तो सॉलिड मेटल के कंपेरिजन में मॉल्टेन मेटल में इम्प्योरिटी ज्यादा सॉल्युबल होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इम्प्योर मेटल का रॉड होता है, छड़। जैसे ये देखो, ये जो रॉड दिख रहा है बच्चों, ये रॉड, ये है किसका, इम्प्योर मेटल का। ये क्या है बच्चों, रॉड है। ठीक, अभी पूरा रॉड मानो क्या है बच्चों, इम्प्योर है। अभी हमने रिफाइनिंग शुरू नहीं की है। अब क्या होता है बच्चों, इसमें सेट किया जाता है सर्कुलर मोबाइल हीटर, जो हीट देगा। हीटर से क्या मिलेगा, रॉड को हीट मिलेगा। तो वो हीटर कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। देखो इसके ऊपर, आप इस रॉड के ऊपर आप देख रहे हैं कि क्या है, हीटर लगा हुआ है। और हीटर कैसा बच्चों, सर्कुलर। मोबाइल मीन्स ये हीटर क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा, मूवेबल हीटर होगा। जैसे ऐसे समझो, जैसे ये इम्प्योर रॉड है, ठीक, इम्प्योर मेटल रॉड, और ये है बच्चों सर्कुलर मोबाइल हीटर। देखो सर्कुलर है। अब ये देखो, जस्ट इसी तरह से इसका रिफाइनिंग होता है। देखो ये मोबाइल हीटर क्या होगा, रॉड के अलोंग मूव करेगा, ऐसे ऐसे ऊपर से धीरे धीरे, बहुत तेजी से नहीं, धीरे 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 ये मोबाइल हीटर क्या होगा, रॉड के अलोंग मूव करेगा इस तरह से। फिर ये ऊपर भी जा सकता है इस तरह से। वन एंड से मूव करना शुरू करेगा, और मूव करते करते मोबाइल हीटर रॉड के दूसरे एंड पर पहुंच जाएगा। बार बार हम लोग इस मोबाइल हीटर को इस रॉड के अलोंग क्या करेंगे, मूव करेंगे इस तरह से। ये मोबाइल, उसी तरह ये देखो मोबाइल हीटर है, लिख भी दिया बच्चों, ये क्या है, सर्कुलर मोबाइल हीटर। ठीक, बहुत अच्छी इसका स्टोरी है। अब देखो क्या होता है, तो ये रॉड है, इसमें हमने मोबाइल हीटर लगा दी, जो रॉड के अलोंग क्या करेगा, मूव करेगा। और ये जो सिस्टम है, रॉड और ये मोबाइल हीटर, इसको एक ट्यूबुलर कंटेनर में रखा जाता है। अर्थात जहां ये रिफाइनिंग होगा, जहां ये सिस्टम होगा, उस कवरिंग में इनर्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए। यानी ये जो प्रोसेस चलती है वह इनर्ट इन्वायरमेंट में ही ये प्रोसेस हो सकती है। क्लियर हो गया? यानी यहां का वातावरण कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, जहां पर ये प्रोसेस हम लोग डील करेंगे। अब समझने वाली बात है, जरा ध्यान से समझोगे। जैसे देखो ये मोबाइल हीटर है, चलो हम रॉड, इम्प्योर रॉड के यहां पर अभी ये मोबाइल हीटर है, ठीक, देखो यहां पर है, गिर 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 गिर। अब इस हीटर के द्वारा जहां अभी हीटर है, रॉड के इस जोन को, इस क्षेत्र को क्या मिल रहा होगा, हीट मिल रहा होगा। यस कि नो? यस। तो जहां पर यह हीटर है बच्चों, तो इस रॉड का जो ये जोन है, ये क्षेत्र है, वो धीरे धीरे क्या करने लगेगा बच्चों, मेल्ट करने लगेगा, पिघलने लगेगा। ठीक, तो जहां पर यह सर्कुलर हीटर अभी है, रॉड के उस जोन में, क्षेत्र में, हीटर के द्वारा उस जोन को क्या मिला, हीट मिला। तो यह जोन जहां सर्कुलर हीटर अभी है, यह जोन हीटर के थ्रू क्या हो गया बच्चों, मेल्ट हो गया, पिघल गया इतना दूर। ठीक, और आपने क्या पढ़ा,
इम्प्यूरिटीज ज्यादा सॉल्युबल होता है पिघली जोन में, मोल्टेन जोन में, तो इम्प्यूरिटीज इस पिघली जोन में आ गया होगा। ठीक, अब इस हीटर को थोड़ा मूव करते हैं आगे नीचे की ओर। देखो अब हीटर मान लो मूव करके यहां आ गया, तो जैसे ही हीटर नीचे आया बच्चों, तो ऊपर का हीट कम हो गया होगा। जैसे ही हीटर नीचे आता है तो ऊपर जो पिघली हुई जोन थी वह तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब तुरंत वह लिक्विड से बदल जाता है किसमें बच्चों? सॉलिड स्टेट में। ठीक, पहले पिघला, ये जोन में हीटर था शुरू में, ये पिघल गया था, इम्प्यूरिटीज उसी पिघली हुई जोन में मिक्स्ड हो गया। और जब हीटर यहां आया बच्चों, धीरे धीरे मूव करके नीचे आया, तो जो पिघली हुई जोन थी वह हीटर के नीचे आने से क्या हो गया? तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है, मीन्स वह मोल्टेन स्टेट कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसमें? सॉलिड स्टेट में। मतलब यह रॉड पुनः क्या होगा? सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, यह ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। अब मोल्टेन जोन कहां होगा बताओ? तो जहां हीटर है, अब ये मोल्टेन जोन यहां होगा, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो सॉलिडिफाई हो गया, क्योंकि हीटर मूव करके नीचे आ गया। तो अब मोल्टेन जोन कहां होगा? जहां हीटर है। तो जहां हीटर होगा जिस जोन में, वही जोन केवल पिघला हुआ रहेगा। ये तो हीटर जहां रहेगा वही मोल्टेन जोन होगा। और इम्प्यूरिटीज कहां सॉल्युबल होता है? मोल्टेन जोन में। अब क्या हुआ बच्चों? जैसे यहां मेल्ट हुआ था रॉड शुरू में, तो इम्प्यूरिटीज भी वही था सॉल्युबल। जैसे हीटर नीचे आ रहा है, तो अब नीचे वाला हिस्सा मेल्ट करेगा, जहां हीटर है वो हिस्सा मेल्ट करेगा, ये जोन मेल्ट करेगा। तो इम्प्यूरिटीज तो ज्यादा सॉल्युबल होता है मोल्टेन जोन में। तो ऊपर का जो इम्प्यूरिटीज था वह हीटर के साथ किधर आ गया? नीचे आ गया, क्योंकि अब तो पिघली हुई हिस्सा नीचे है, इसलिए इम्प्यूरिटीज, ऊपर का इम्प्यूरिटीज आ गया कहां? हीटर के साथ मोल्टेन जोन में। यानी इम्प्यूरिटीज वही होगा जहां हीटर होगा, क्योंकि हीटर जहां होगा वही रॉड मेल्ट करेगा, पिघलेगा, और उसी पिघली हुई जोन में ही इम्प्यूरिटीज मौजूद रहेगा। तो ऊपर वाला हिस्सा तो सॉलिडिफाई हो गया हीटर के नीचे आने से, और इम्प्यूरिटीज सॉलिड में सॉल्युबल नहीं रहता है, इसलिए इम्प्यूरिटीज जो ऊपर में था वह इम्प्यूरिटीज हीटर के साथ किधर आ गया? नीचे, क्योंकि जहां हीटर वही मोल्टेन जोन होगा, वही हीट मिलेगा रॉड को, तो वही मेल्ट करेगा रॉड, तो वही मोल्टेन जोन होगा। और इम्प्यूरिटी ज्यादा सॉल्युबल होता है मोल्टेन जोन में, इसलिए हीटर के साथ आपका इम्प्यूरिटीज भी किधर आएगा? नीचे, अर्थात मोल्टेन जोन में। मोल्टेन जोन कहां होगा? जहां हीटर होगा। ठीक, फिर ये रॉड क्या होगा बच्चों? धीरे धीरे नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा फिर ऊपर वाला भाग तुरंत सॉलिडिफाई हो जाएगा, और इम्प्यूरिटीज ऊपर का पुनः कहां आ जाएगा? मोल्टेन जोन में, जहां हीटर है उसी के साथ इम्प्यूरिटीज भी मूव करेगा। धीरे 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 बच्चों यही कहानी होती रहती है। धीरे धीरे हीटर मूव करके कहां आएगा बच्चों? नीचे, नीचे आता जाएगा, और ऊपर का हिस्सा तुरंत सॉलिडिफाई होता जाएगा। इस तरह से क्या हुआ? एक बार जब सर्कुलर मोबाइल हीटर ऊपर से नीचे आ गया, तो ऊपर का इम्प्यूरिटीज सारा आके जमा हो गया कहां? इस छोर में, इस एंड में, क्योंकि जहां हीटर रुका है वहीं पर मोल्टेन जोन होगा। जहां हीटर वहां मोल्टेन जोन, क्योंकि जहां हीटर होगा वहीं पर रॉड मेल्ट किया हुआ रहेगा, तो इम्प्यूरिटीज सॉल्युबल होता है मेल्टिंग एरिया में। तो हीटर के साथ सारा इम्प्यूरिटीज कहां आ गया? नीचे, मोल्टेन जोन में जमा हो गया इम्प्यूरिटीज। तो एक बार नहीं, ऐसे हम लोग कई बार इस सर्कुलर हीटर को रॉड के अलोंग मूव कराते हैं, क्योंकि एक बार में सारा इम्प्यूरिटीज मोल्टेन जोन में नहीं आ सकता है। इसलिए सेवरल टाइम्स, कई टाइम्स इस मोबाइल हीटर को रॉड के अलोंग मूव कराया जाता है। फिर मानो नीचे आ गया, फिर इसको ऊपर, ऐसे सर्कुलर मोबाइल हीटर ऊपर ले चलो, फिर क्या होगा? जो इम्प्यूरिटीज बची इस रॉड में वह पुनः हीटर के साथ
फिर मोल्टेन जोन में जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, फिर जो इम्प्योरिटीज था फिर यहाँ पर इस एंड में जमा हो गया। फिर इस मोबाइल हीटर को क्या करेंगे बच्चों, नीचे मूव करेंगे, नीचे मूव करेंगे और हीटर नीचे आता जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा पुनः सॉलिडिफाई होता जाएगा और इम्प्योरिटीज हीटर के साथ पिघली हुई जोन में मौजूद रहेगा। तो जैसे जैसे हीटर मूव करेगा इम्प्योरिटीज भी सर्कुलर हीटर के साथ मूव करेगा। इस तरह से कई बार जब ये प्रोसेस को हम लोग दोहराएंगे तो एक समय आएगा लगभग इम्प्योरिटीज रॉड का हीटर के साथ मोल्टेन जोन में आ जाएगा। मान लो अब हम प्रोसेस को एंडिंग कर रहे हैं, अब हम सर्कुलर हीटर को यहां रोक रहे हैं इस छोर में, तो अब क्या हुआ, सारा इम्प्योरिटीज इस मोल्टेन जोन में क्या हुआ, जमा हो गया इस छोर में। मोल्टेन जोन मतलब समझ रहे हो पूरा, जहां हीटर वहीं मोल्टेन जोन, जहां हीटर होगा वहीं पिघला हुआ जोन रहेगा, तो वहीं पर इम्प्योरिटीज सॉल्युबल होगा। तो अब इस बार कई बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो अंत में क्या होगा बच्चों, सारा इम्प्योरिटीज अंत में अगर हीटर यहां रोक दिए तो सारा इम्प्योरिटीज इस एरिया में क्या होगा बच्चों, सॉल्युबल होगा, इस मोल्टेन जोन में जमा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एंडिंग पोर्शन है इसको यहां से काट देंगे तो इम्प्योरिटीज वाला एरिया यहां से निकल गया और ये प्योर रॉड हमको मिल गया। बोलो समझ में आई? वही बात है फिगर में देख लो। तो ये है बच्चों, सपोज करो ये मोबाइल हीटर मेरा पहले यहां था, यहां से मूव करके यहां आया अब, और इतना दूर अभी मूव नहीं किया। तो ये हीटर मेरा पहले यहां था, तो पहले ये एरिया, ये जोन मेरा मेल्ट किया होगा, और जैसे हीटर थोड़ा आगे बढ़ा होगा तो पीछे वाला भाग सॉलिडिफाई हो गया, और जो पीछे वाला भाग का अशुद्धि था, इम्प्योरिटीज था, वह हीटर के साथ मोल्टेन जोन में सॉल्युबल हो गया। अब मानो कि हम हीटर को यहां से यहां इतना दूर मूव कर दिए, तो इतना जो एरिया था बच्चों वो पहले मेल्ट हुआ होगा, और जैसे ही सर्कुलर हीटर आगे बढ़ा फिर पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया बच्चों, सॉलिडिफाई हो गया, पुनः सॉलिड में बदल गया, अर्थात रिक्रिस्टलाइज हुआ, दोबारा वो सॉलिड हो गया। रिक्रिस्टलाइज मतलब पहले वह मेल्ट किया फिर वह क्या बन गया बच्चों, सॉलिड में आ गया। तो पहले तो सॉलिड था ही, लेकिन हीटर जब चलाए तो मेल्ट कर गया, फिर हीटर आगे बढ़ा तो फिर पीछे वाला हिस्सा क्या हुआ, पुनः सॉलिड में बदल गया, और जहां मोल्टेन जोन होगा सारा इम्प्योरिटीज इधर का आ गया, कहां, मोल्टेन जोन में सॉल्युबल हो गया। तो जहां हीटर होगा वही मोल्टेन जोन होगा, मीन्स वही पिघली हुई जोन होगी रॉड की, तो इधर का इम्प्योरिटीज हीटर के साथ इस मोल्टेन जोन में आ गया। इस तरह से बच्चों हम लोग बार बार ये प्रोसेस करते जाएंगे तो सारा इम्प्योरिटीज हीटर के साथ मोल्टेन जोन में जमा होता जाएगा, सॉल्युबल होता जाएगा, और अंत में जब हम सर्कुलर हीटर को इस एंड पर रोक देंगे तो सारा इम्प्योरिटीज इस एंड में जमा होगा, तो इस एंड को कट अप कर देंगे तो इम्प्योरिटीज उसके साथ हट गया और प्योर रॉड आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसमें 3 भाग बताया, इतना दूर हमारा सर्कुलर हीटर चल चुका है, इतना दूर मेरा क्या हो गया बच्चों, ये रॉड प्योर हो गया। ठीक, और जहां अभी हीटर है वो मेरा मोल्टेन जोन होगा, देखो मोल्टेन जोन, और इसी मोल्टेन जोन में क्या रहता है बच्चों, कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज। जहां पिघला हुआ रहेगा मेटल वहीं पर इम्प्यूरिटीज होगा, तो जहां हीटर वहीं पिघला हुआ जोन, वहीं पर इम्प्यूरिटीज जमा होगा। और ये एरिया बच्चों अभी इम्प्योर है क्योंकि अभी हीटर इस एरिया में मूव नहीं किया है, इतना दूर मूव किया है, अभी इतना दूर मूव करना बाकी है। ये एरिया अभी मेरा इम्प्योर रॉड है, फिर ये सर्कुलर हीटर यहां तक आएगा तो सारा इम्प्योरिटीज इस एंड में जमा हो जाएगा, और इधर का जो भाग है सॉलिडिफाई होगा और वह प्योर होता जाएगा। इस सर्कुलर हीटर को बार बार इसी तरह से क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब देखेंगे कि सारा इम्प्योरिटीज रॉड से रिमूव हो चुका है तब हीटर को एक एंड में लाकर छोड़ देंगे, और ये एरिया में
सारा इम्प्यूरिटी जमा होगा। इस एरिया थोड़ा सा कट ऑफ कर देंगे रॉड को तो सारा इम्प्यूरिटी चला जाएगा और प्योर रॉड हमें प्राप्त हो जाएगी। यही कहानी है इसकी। इसी कहानी को हमने लिखा है, देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जॉन रिफाइनिंग द रॉड ऑफ इम्प्योर मैटर इज प्लेस्ड इनसाइड अ जॉन रिफाइनर विथ एन इनर्ट गैस इन्वायरमेंट। जो प्रोसेस हम लोग करते हैं वह इनर्ट गैस इन्वायरमेंट में करते हैं। अ सर्कुलर मोबाइल हीटर इज प्लेस्ड, देखो, अ सर्कुलर मोबाइल हीटर इज प्लेस्ड अराउंड द इम्प्योर मेटल रॉड। इम्प्योर मेटल रॉड के अराउंड हम लोग सर्कुलर मोबाइल हीटर को रखते हैं। Which is moved along the rod, रॉड के along ये सर्कुलर हीटर क्या करता है बच्चों, मूव करता है फ्रॉम वन एंड टू दी अदर, एक छोर से दूसरे छोर तक। द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, और इस प्रोसेस को बार बार हम लोग रिपीट करते हैं। एज द हीटर शिफ्ट्स फ्रॉम वन जोन ऑफ द मेटल रॉड टू अनदर, और जैसे ही हीटर एक मेटल के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, एक जोन से दूसरे जोन में खिसकता है हीटर, द इम्प्यूरिटीज ऑल्सो शिफ्ट टू द जोन, और इम्प्यूरिटीज भी उसी हीटर के साथ मोल्टेन जोन में आगे बढ़ता जाता है। शिफ्ट टू द जोन विथ मोल्टेन मेटल, यानी जहां जहां जैसे जैसे मेटल मेल्ट करता जाएगा उसी मेल्ट जोन में इम्प्यूरिटीज भी आपका सोल्यूबल होता जाएगा। फाइनली अंत में क्या होगा, द इम्प्यूरिटीज गेट कॉन्सेंट्रेटेड एट वन एंड ऑफ द मेटल रॉड, और फाइनली क्या होगा, सारा इम्प्यूरिटीज मेटल के एक छोर में आकर जमा हो जाएगा। क्योंकि हीटर को हम जब भी रोकेंगे तो एक एंड में ही रोकेंगे, तो जहां हीटर होगा वहीं मोल्टेन जोन होगा, वहीं पर सारा इम्प्यूरिटीज हमें कलेक्ट हो जाएगा। रॉड विच इज लेटर रिमूव, तब हम लोग बाद में क्या करेंगे, इस एंड को यहां से इम्प्यूरिटीज को हटा देंगे या कट ऑफ कर लेंगे। तो लास्ट जो एंड है रॉड का वहां से उसको कट करके सारा इम्प्यूरिटीज वहां से रिमूव कर देंगे और बच जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, प्योर मेटल का रॉड। इस तरह से बच्चों हम लोग आज रिफाइनिंग, मेटल ऑफ रिफाइनिंग का 3 प्रोसेसेस पढ़े। तो ध्यान रखना, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में अगर आपको मेटल चाहिए तो हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे जॉन रिफाइनिंग, और इस प्रोसेस का यूज होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम धातु के प्यूरिफिकेशन में, और ये धातु सेमीकंडक्टर में भी क्या होता है बच्चों, यूज होता है। बहुत मस्त इसकी प्रोसेस थी जो मैंने आपको समझाने की पूरी तरह से प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द। ये थी आज मैंने मेटल रिफाइनिंग का 3 प्रोसेसेस पढ़ा है। पहला लिक्विडेशन, दूसरा डिस्टिलेशन प्रोसेस, तीसरा जॉन रिफाइनिंग। चलिए हो गया बच्चों। अब अगले वीडियोस में हम लोग अगले मेथड की चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी आएगा। इस तरह से कई और मेथड्स पढ़ना है। आज मैंने 3 मेथड्स की एंडिंग करी। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, मस्ती से पढ़ते रहें। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय।